फिल्म की शुरुआत एक सिनेमा हॉल में होती है, जहां लोग आज ही रिलीज हुई एक मूवी देख रहे हैं। प्रोजेक्शनिस्ट पॉल एक दूसरे रूम से मूवी के प्रोजेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। उसने अपने सिर में एक हेडलैम्प पहना हुआ है ताकि वह अंदर के रूम में देख सके। पॉल को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और वह रोज घर से एक बुक ले आता है ताकि अपने काम के बीच में पढ़ सके। पॉल लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोएनॉक नाम की एक बुक पढ़ रहा है, जिसमें लिखा है कि एक सिटी के सभी लोग अचानक से गायब होने लगते हैं। जैसे ही वह कंट्रोल पैनल पे बने बटन्स को दबाने जाता है, पूरे मूवी थिएटर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि पॉल ने हेडलैम्प पहना हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके वह थिएटर रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे ये देखकर बड़ा झटका लगता है कि जो जगह कुछ देर पहले ही लोगों से भरी हुई थी, अब वह पूरी तरह खाली हो चुकी है। जैसे ही वह बाहर निकलकर आता है, लाइट्स अपने आप वापस आ जाती हैं। तभी पॉल को एक अजीब चीज दिखती है। हॉलवे में चारों ओर लोगों के कपड़े और पॉपकॉर्न के बॉक्स पड़े हुए हैं। ऐसा देखकर लगता है कि वहां खड़े लोग अचानक से ही कहीं गायब हो गए हैं। पॉल फिर दौड़ के नीचे जाने लगता है और अपने कॉलीग को आवाज लगाने लगता है। एक सिक्योरिटी गार्ड पॉल की आवाज सुन लेता है और वह भी पॉल की तरह ही जो कुछ भी हो रहा है उस वजह से पूरी तरह से कंफ्यूज है। वह दोनों फिर साथ मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। बाहर गार्ड को दूर कोई खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही वह उस इंसान की ओर जाने लगता है, उसका टॉर्च लाइट काम करना बंद कर देता है। जब पॉल थोड़ी देर बाद उसे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है कि वह गार्ड भी गायब हो गया है और उसके कपड़े जमीन पर पड़े हैं। किसी और जगह एक हॉस्पिटल में रोजमेरी नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है। वह भी पॉल की तरह ही परेशान है, क्योंकि चारों ओर अंधेरा है और पूरे हॉस्पिटल में उसे और कोई नजर नहीं आ रहा है। वह फिर एक टॉर्च लाइट लेकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। रोजमेरी फिर जैसे ही एक ऑपरेशन थिएटर में एंटर करती है, वह देखती है कि बेड पे एक पेशेंट लेटा हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि उस आदमी की पूरी सर्जरी करने से पहले ही डॉक्टर्स कहीं चले गए हैं। तभी एकदम से उस रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं और बेड पे लेटा पेशेंट भी गायब हो जाता है। इसके बाद बुरी तरह डरी हुई रोजमेरी अपनी बेटी मैनी को ढूंढने लगती है। अगली सुबह लूक नाम का एक टीवी रिपोर्टर उठकर यह देखता है कि उसकी वाइफ अब तक घर नहीं लौटी है। वह फिर साइड में टेबल पे रखी कैंडल्स को बुझा देता है। उन जलती हुई कैंडल्स के कारण ही वह बाकियों की तरह गायब नहीं हुआ है। लूक ये भी नोटिस करता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा है और घर में बिजली भी नहीं है। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए बाहर चला जाता है, जहां वह देखता है कि चारों ओर लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं और वहां खड़ी सभी कारों के इंजन ऑन हैं। लूक ये सब देखते ही पूरी तरह से कंफ्यूज है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे अचानक से एक प्लेन क्रैश हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वह अपने ऑफिस में चला जाता है, जहां का नजारा कुछ अलग नहीं है। ल्यूक ये ध्यान नहीं देता कि उसके घर से ही एक परछाई उसका पीछा कर रही है। ल्यूक फिर ये नोटिस करता है कि उसके ऑफिस में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कोई फोन भी काम नहीं कर रहा है। ल्यूक फिर अपनी वाइफ के साथ उसकी एक फोटो को देखने लगता है। तभी उसकी नजर रूम के बाहर एक परछाई पे पड़ती है। ल्यूक के वहां से जाने के बाद ये दिखाया जाता है कि एक परछाई ल्यूक और उसकी वाइफ की फोटो को निगल लेती है। अब ल्यूक की वाइफ और बाकी लोगों के गायब हुए 72 घंटे हो चुके हैं। ल्यूक रास्ते में खड़ी एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी एक आदमी उस कार के विंडो को खटखटाने लगता है और ल्यूक की हेल्प मांगने लगता है। उस आदमी के हाथ में एक लाइटर है जो अब काम नहीं कर रहा है। उसे देख ल्यूक कार का डोर लॉक कर देता है और तभी एक परछाई उस आदमी को भी निगल जाती है। ल्यूक उस आदमी को मरता हुआ देखने के बाद एक दूसरी कार ढूंढने लगता है जो अभी भी चल रही हो। दूर खड़ी एक छोटी बच्ची उसे देखती है, लेकिन ल्यूक उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद ल्यूक को एक कार मिलती है जिसकी हेडलाइट्स जल रही हैं, लेकिन उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए ल्यूक वहां से पैदल ही आगे बढ़ने लगता है और थोड़ा दूर जाते ही उसे एक पब मिलता है जहां अभी भी लाइट्स जल रही हैं। ल्यूक फिर उस पब के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता। पब के अंदर भी ल्यूक को चारों तरफ लोगों के कपड़े पड़े हुए दिखते हैं। वह फिर दिमाग को ठंडा करने के लिए दारू पीने लगता है। ल्यूक को बेसमेंट में एक जनरेटर मिलता है। यही वजह है कि इस पब की लाइट्स अभी तक जल रही हैं, लेकिन उस जनरेटर में डीजल अब खत्म होने ही वाला है। तभी अचानक से जेम्स नाम का एक बच्चा वहां पे आ जाता है और ल्यूक को बंदूक की नोक पे ऊपर लेके चले जाता है।
जेम्स ने आज से पहले ल्यूक को इस पब में कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसलिए ल्यूक उसे ये कह के शांत करने की कोशिश करता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। जेम्स फाइनली अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और ल्यूक को अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ यह पता चलता है कि जेम्स इस पब के ओनर का बेटा है। पब में अचानक से सभी लोग गायब हो गए थे, सिर्फ जेम्स और उसकी माँ ही बचे हुए थे। उसकी माँ पास के चर्च में किसी की हेल्प मांगने गई है, इसलिए जेम्स उसका वेट कर रहा है। ल्यूक जेम्स को पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सूरज नहीं निकला है। लोगों के गायब होने के बाद से ही सूरज काफी देर से निकल रहा है और वह कुछ घंटे बाद डूब भी जाता है। कुछ दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि सूरज निकलना ही बंद कर दे। ल्यूक जेम्स को आगे ये भी कहता है कि जो भी इंसान लाइट से दूर जाता है उसे एक परछाई निगल लेती है। इसका ये मतलब है कि उसकी माँ अब वापस नहीं आने वाली है। लेकिन जेम्स को उसकी बात पे भरोसा नहीं है। वह तो अपनी माँ के वापस आने तक यहीं पे वेट करना चाहता है। ल्यूक उसे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन जेम्स वहां से हिलना तक नहीं चाहता। कुछ देर बाद ही नर्स रोजमेरी उस पब में कहीं से आ जाती है और अपनी बेटी मैनी को ढूंढने लगती है। वह ल्यूक से चिल्ला के कहने लगती है कि उसने मैनी को किडनैप कर लिया है और अगर ल्यूक ने अब मैनी को नहीं लौटाया तो वह उन दोनों को शूट कर देगी। रोजमेरी तो गलती से वहां रखी एक बोतल को शूट भी कर देती है। उस पब के पास ही में सिनेमा हॉल में काम करने वाला आदमी पॉल रोड पर पड़ा हुआ है। परछाइयां उसे भी बस निगलने ही वाली हैं कि तभी वह एक बस स्टॉप के पास पहुंच जाता है, जहां बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं, जिस वजह से पॉल की जान बच जाती है। लेकिन पॉल को बहुत ज्यादा चोट आई है, इस वजह से वह अब हिल तक नहीं पा रहा है। वही पब में जेम्स रोजमेरी को पानी पिला के शांत करने की कोशिश करता है। वह कहती है कि वह अपनी 9 महीने की बेटी मैनी को ढूंढ रही है। इसके बाद मूवी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोजमेरी हॉस्पिटल के बाहर स्मोक करने आई है कि तभी सभी लाइट्स एकदम से बंद हो जाती हैं। उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने अपने हाथ में जलता हुआ लाइटर पकड़ा हुआ है। वह जैसे तैसे करके उस रात को जिंदा बची रह जाती है और सुबह होते ही वह अपने घर चली जाती है। रोजमेरी फिर अपने घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां पर अपनी बेटी के सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं। वही प्रेजेंट में रोजमेरी अपने बैग से बहुत से ग्लो स्टिक्स निकाल लेती है, जिनका यूज वो उन परछाइयों से बचने के लिए कर रही है। वे लोग बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वह सभी मिलकर ये डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें बाहर जाना चाहिए कि नहीं। ल्यूक को लगता है कि बाहर जाना बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन रोजमेरी और जेम्स उस आदमी की जान बचाना चाहते हैं। ल्यूक भी उनकी बात मानकर बाहर चला जाता है और उसे बस स्टैंड पे जख्मी पॉल मिलता है। ल्यूक को वहां पे बहुत से परछाइयां दिखाई देने लगती हैं और वह सभी कुछ फुसफुसा रहे हैं। ल्यूक उनसे बचते हुए पॉल को पब में ले ही आता है। रोजमेरी फिर पॉल के घाव की ड्रेसिंग करने लगती है। कुछ देर बाद ही पॉल को होश वापस आ जाता है और वह एक्सप्लेन करने लगता है कि वह बस स्टॉप तक कैसे पहुंचा था। पॉल कहता है कि सभी के गायब होने के बाद उसकी जान सिर्फ उसकी हेडलैम्प के कारण ही बच पाई थी, लेकिन कुछ देर के लिए उसके हेडलैम्प ने भी काम करना बंद कर दिया और तभी किसी ने बहुत जोर से पॉल के सिर में मारा। वह परछाई फिर पॉल के कान में फुसफुसाने लगी कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, लेकिन तभी उसका हेडलैम्प फिर से काम करने लगा, जिस वजह से उसकी जान बच गई। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि उसके सिर पर किसने अटैक किया था, पॉल कहता है कि वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह तो एक परछाई थी। ये सुनते ही रोजमेरी, जो एक बहुत ही धार्मिक औरत है, कहती है कि भगवान उन्हें सजा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों को उठा लिया और सिर्फ उन लोगों को अर्थ पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनते ही ल्यूक कहने लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है और भगवान नहीं होते हैं। तभी एकदम से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जिस वजह से वो सभी बेसमेंट में बने बैकअप जनरेटर को चेक करने जाते हैं। ल्यूक फिर जनरेटर को ठीक करने लगता है और तभी पॉल सभी को उस बुक के बारे में बताने लगता है जो वह मूवी थिएटर में पढ़ रहा था, जिसका नाम द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोयनॉक था। वह आगे ये कहता है कि 1587 में रोयनॉक नाम के आइलैंड से सारे लोग रात में अचानक से गायब हो गए थे। इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को तब पता चला जब उस आइलैंड के पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने वहां उतरने का फैसला किया। उन लोगों ने ये नोटिस किया कि वहां के सारे लोग गायब हो गए हैं और वहां पर चारों ओर बस लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। तभी उन लोगों को वहां लगी एक मेटल फेंस में क्रोएटोआन शब्द लिखा मिला।
लुक पॉल से पूछता है कि उस शब्द का क्या मतलब है, लेकिन इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। पॉल फिर गुस्से में जनरेटर को किक मारने लगता है, जिस वजह से उसे पैर में चोट लग जाती है। उसे फिर बाकी लोग मिलकर वहां रखी पूल टेबल पर रख देते हैं। रोजमेरी लुक को पॉल के चोट पर लगाने के लिए बर्फ लाने के लिए कहती है। तभी लुक को वह दिन याद आने लगता है जिस दिन वह आखिरी बार ऑफिस गया था। वह एक न्यूज चैनल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में था। तभी वह यह नोटिस करता है कि एक टीवी रिपोर्टर अचानक से हवा में गायब हो जाती है। इसके बाद शिकागो सिटी से एक लाइव फीड चलाया जाता है। उसमें एक आदमी सभी से कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, लाइट्स से दूर कहीं मत जाना। वह आगे यह भी कहता है कि अंधेरा तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकता है और तुम्हारी जान ले सकता है, इसलिए लाइट्स को छोड़ के किसी भी चीज पर भरोसा मत करना। वही प्रेजेंट में ल्यूक को इस स्थिति से निकलने का एक आइडिया आता है। अगर वह किसी भी तरह से शिकागो सिटी पहुंच जाता है तो उसे वहां पे बाकी जिंदा बचे लोग भी मिल जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद वह लोग इस स्थिति को हैंडल करने का एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तभी ल्यूक को उस चालू कार के बारे में याद आता है जो उसे रास्ते में मिली थी। पब में लगा जनरेटर कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए ल्यूक ये सुझाव देता है कि वह लोग उसका इस्तेमाल करके कार को स्टार्ट कर ले और वहां से कहीं दूर निकल जाएं। रोजमेरी को ल्यूक का आइडिया कुछ सही नहीं लगता, लेकिन थोड़ा समझाने के बाद वह बाकी लोगों की मदद करने के लिए मान जाती है। वह लोग ये निर्णय करते हैं कि जेम्स पॉल के साथ पब में ही रहेगा और उसकी देखभाल करेगा। वही ल्यूक और रोजमेरी कार को रोड से पब के पास लाने जाएंगे। अगले सीन में ल्यूक और रोजमेरी को उस कार के पास दिखाया जाता है। वह लोग उसे धक्का मारते हुए पब के पास लाना चाहते हैं। वही पब में पॉल धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। वह जेम्स से कोई गाना चलाने के लिए कहता है ताकि उसे नींद ना आ जाए। गाना चलते ही जेम्स ये इमेजिन करने लगता है कि वह पब लोगों से भरा हुआ है। वह फिर इस पागलपन के बीच अकेले ही एंजॉय करने लगता है। वह तब जाकर रियलिटी में वापस आता है जब पॉल उससे एक ग्लास पानी मांगता है। जेम्स फिर उसके लिए पानी लेने चला जाता है, लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। कुछ देर बाद ही वह बंद हो जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक और रोजमेरी कार को धक्का मारकर थक गए हैं, इसलिए वह थोड़ा रेस्ट करने का निर्णय करते हैं। ल्यूक फिर रोजमेरी को उसकी एक्स वाइफ के बारे में बताने लगता है जो शिकागो में रहती है। बातें करते वक्त वह लोग दूर एक छोटी बच्ची को एक टॉर्च पकड़े हुए खड़ा हुआ देखते हैं। ये वही लड़की है जो ल्यूक को पहले दिखी थी जब वह एक चालू कार ढूंढ रहा था। वह दोनों उस बच्ची के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही वह वहां से भाग जाती है। ल्यूक उस बच्ची का पीछा करते हुए एक परछाई के हाथों मरते मरते बचता है, लेकिन इस मौके पर उस कार की लाइट्स उसको बचा लेती है। अगले सीन में पॉल उठ के जेम्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ जेम्स के कपड़े ही मिलते हैं। वह फिर बेसमेंट की ओर जाने लगता है, जहां उसे एक दरवाजा मिलता है जो एक टनल की ओर जा रहा है। वह जेम्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वह टनल खत्म हो जाता है। तभी लाइट्स एकदम से फ्लिकर करने लगती हैं और एक परछाई पॉल को निगल जाती है। लेकिन तभी यह दिखाया जाता है कि पॉल के कपड़े पूल टेबल पर पड़े हैं। उसके टनल तक छल के जाना एक सपना था। पॉल बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में ही एक परछाई ने उसे निगल लिया था। तभी जेम्स वहां आकर देखता है कि पॉल गायब हो चुका है। इसी बीच ल्यूक और रोजमेरी के टॉर्च लाइट्स की बैटरी खत्म होने लगती है। ल्यूक उस कार के पेट्रोल को जला के लाइट बनाना चाहता है, लेकिन उनके पास कोई लाइटर नहीं है। इसीलिए वह लोग पास बने हॉस्पिटल में लाइट का कोई सोर्स ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहां ल्यूक एक मैच बॉक्स और कपड़ा का इस्तेमाल करके आग जला लेता है। रोजमेरी फिर रबिंग एल्कोहल ढूंढने के लिए एक दूसरे कमरे में जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। उसे तो वहां एक बच्चे का स्ट्रोलर भी नजर आता है। रोजमेरी को नहीं पता है कि वह स्ट्रोलर सिर्फ एक छलावा है, इसलिए वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां जाने लगती है। वहां पहुंचते ही वह नोटिस करती है कि वह स्ट्रोलर तो पूरी तरह खाली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वहां खड़े खड़े ही परछाई उसे भी निगल लेती है। ल्यूक जो अब अकेला है, कैसे भी करके उस कार को पब के पास लेकर चला जाता है। उसे वहां जेम्स मिलता है। फिर वह दोनों कार में बैठकर शिकागो जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। ल्यूक बैकअप जनरेटर का इस्तेमाल करके कार को स्टार्ट कर लेता है और वे दोनों फाइनली वहां से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक चर्च के सामने उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस चर्च को देखते ही जेम्स ये जिद करने लगता है कि वह चर्च के अंदर जाकर अपनी मां को ढूंढना चाहता है।
ल्यूक के बार बार मना करने के बाद भी जेम्स उसकी बात नहीं मानता। ल्यूक दौड़ के चर्च के अंदर चला जाता है, लेकिन एक परछाई द्वारा निगले जाने के कुछ सेकंड्स पहले ही जेम्स ने ल्यूक को बचा लिया है। ल्यूक फिर जेम्स को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स उसकी बात को इग्नोर कर देता है। जेम्स ये कहता है कि उसकी माँ आसपास ही है क्योंकि वह उसके पुकारने की आवाज सुन सकता है, लेकिन जेम्स को नहीं पता है कि ये उन परछाइयों का एक छलावा भर है। तभी एकदम से कार की हेडलाइट्स काम करना बंद कर देती है और ल्यूक को भी वह परछाई निगल लेती है। अब सिर्फ जेम्स ही जिंदा बचा हुआ है। वह चर्च में लगी कैंडल्स के बीच में जाकर बैठ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी बुझने लगती है। अगली सुबह सूरज फाइनली फिर से निकलता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि जेम्स अब भी जिंदा बचा हुआ है। कुछ देर बाद ही ल्यूक को रात में दिखी लड़की वहां आ जाती है और जेम्स को अपना नाम ब्रियाना बताती है। वह फिर जेम्स को अपनी पावरफुल फ्लैशलाइट दिखाती है, जिसका उपयोग करके वह अब तक जिंदा है। वह दोनों फिर चर्च के बाहर चले आते हैं और तभी उन्हें रोड के बीच में एक घोड़ा दिखता है। वे दोनों फिर घोड़े में चढ़कर किसी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। मूवी के एंड में सूरज फिर से ढलता है और तभी ल्यूक, रोजमेरी और पॉल की परछाई को दिखाया जाता है, जो जेम्स को उस बच्ची के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं।